नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैंक्रियास के कार्सिनोमा किस टाइप के होते हैं। एडिनो कार्सिनोमा होते हैं। उसके अलावा मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ ट्यूमर है दैट इज ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास। उसके बाद टेल ऑफ पैंक्रियास होते हैं और बॉडी ऑफ पैंक्रियास के ट्यूमर्स होते हैं। इसके अलावा एम्पुलरी कार्सिनोमा होते हैं। एम्पुला क्या होता है? इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन द डक्ट ऑफ पैंक्रियास एंड द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। और ये एम्पुलरी कार्सिनोमा होता है। उसके बाद पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा होता है। एम्पुला के 2 सेंटीमीटर जो है ना वो अराउंड 2 सेंटीमीटर अराउंड होता है। इसके अंदर क्या होता है? ट्यूमर ऑफ द डिस्टल बाइल डक्ट, ट्यूमर ऑफ द ड्यूडिनम और ट्यूमर ऑफ द पैंक्रियाटिक हेड। ये पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा इसके अंदर आते हैं। अब उसके बाद हेड जो पैंक्रियाज है उसका ट्यूमर होता क्यों है? अल्कोहलिक में होता है ज़्यादा, स्मोकिंग की वजह से होता है, डायबिटीज़ में होता है, फैमिली हिस्ट्री में होता है, फैमिलियल एडिनोमाइटिस पॉलीपोसिस में होता है, मेल डोमिनेंस है और 65 प्लस का एज होगा। डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, 65 प्लस एज, मेल डोमिनेंस, एफएपी पॉजिटिव, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? अब मोस्ट कॉमन हेड ऑफ पैंक्रियास का ट्यूमर है तो ये क्या करता है? जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है कॉमन बाइल डक्ट को। उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बाद प्रोराइटिस होगा। प्रोराइटिस के अलावा बाद इसके अंदर जो है वो नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, अगर बैक पेन हो तो इसका मतलब है कि वो रेट्रोपेरिटोनियल इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। ठीक है। वेट लॉस हो सकती है। उसके बाद गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना वो है क्रोवाइजेस लॉ। क्रोवाइजेस लॉ ये कहता है कि अगर एक पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और उसका गाल ब्लैडर पाल्पेबल है तो ये किस वजह से होगा? सीए पैंक्रियास की वजह से, नॉट ड्यू टू गॉलस्टोन। क्योंकि अगर गॉलस्टोन होते हैं तो रिपीटेड कोलेसिस्टाइटिस की वजह से गाल ब्लैडर श्रिंक कर जाता है और वो पाल्पेबल नहीं होता। तो अगर वो पाल्पेबल है तो इट मीन्स देयर इज सम मैलिग्नेंसी। अच्छा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे पैंक्रियास में? ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में चीज़ इंक्रीज़ होती है वो बिलीरोबिन तो इंक्रीज़ होगी कॉन्जुगेटेड। उसके बाद एएलपी एंड जीजीटी इंक्रीज़ होते हैं। उसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई कर सकते हैं और इसका ट्यूमर मार्कर होता है 19.9। वो आपने डिटेक्ट करना है। ये सेंसिटिव स्पेसिफिक नहीं है लेकिन ये प्रोग्नोसिस को शो करता है। अब नेक्स्ट में इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता है कि पैंक्रियाटिक कैंसर्स इनकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। क्यों? क्योंकि जब ये डायग्नोज होते हैं तो ये एडवांस कर चुके होते हैं, इसलिए ये 80% पेशेंट में अनरिसेक्टेबल होते हैं। बाकियों में आप सर्जरी कर सकते हैं, यानी ये रिसेक्टेड होते नहीं है, हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अब हमने इसकी ट्रीटमेंट पढ़नी है। ट्रीटमेंट में एक होती है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक होती है पैलिएटिव। क्यूरेटिव में हम पढ़ते हैं नहीं, जिसमें सर्जरी हम कर सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन टू सर्जरी क्या है? नंबर 1, अगर ट्यूमर लीवर अगर ट्यूमर सॉरी लीवर कह रही है अगर ट्यूमर लीवर और लंग्स तक जा चुका है, हम इसमें सर्जरी नहीं करेंगे। अगर वो रेट्रोपेरिटोनियल जा चुका है, हम नहीं करेंगे। अगर वो हिपैटिक आर्टरी, सीलिक आर्टरी या सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में जा चुका है, तब भी नहीं हम करेंगे। और अगर वो पोर्टल वेन को कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर चुका है तब हम नहीं करेंगे। क्या क्या बताया मैंने? लीवर, लंग्स, रेट्रोपेरिटोनियल, आर्टरी और पोर्टल वेन। अब प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे, फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, उसको फोलीज पास करेंगे ताकि यूरिन आउटपुट हम देख सकें, रीनल फेलियर ना हो जाए। इसके अलावा विटामिन के का इंजेक्शन देंगे ताकि क्योंकि उसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन तो ऑब्जर्व नहीं हो रहे, तो हम विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। उसके बाद लीवर सिरोसिस हो चुकी है क्योंकि इसलिए वो ग्लूकोज नहीं बना रहा, लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर रहा, तो हम वहाँ पर उसको ग्लूकोज फ्लूइड देंगे। इसके अलावा बिलियरी ड्रेनेज भी कर सकते हैं ईआरसीपी में, क्योंकि इसमें बिलीरोबिन इंक्रीज होता है। अब सर्जरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है वो विपल्स प्रोसीजर आता है। विपल्स प्रोसीजर में आपने क्या क्या निकालना है? डिस्टल एंड ऑफ स्टमक निकालना है। उसके आगे क्या आता है? ड्यूडिनम आती है, वो भी निकालनी है इंटायर।
उसके बाद ड्यूडिनम के बाद आती है जेजुनम, उसका प्रोक्सिमल पार्ट निकालना। ड्यूडिनम के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट, वो भी निकाल लेनी है। कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से आ रही है, पीछे गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आ रही है, पूरा गाल ब्लैडर में निकाल लेना है, और लिम्फ नोड भी आपने निकालने हैं। अब उसके बाद 3 एनास्मोसिस करनी है जेजुनम के साथ। नंबर 1, पेंक्रियाज को जेजुनम के साथ जोड़ देना है, पेंक्रियाटोजेजुनोस्टमी। उसके बाद लीवर को जोड़ देना है, हिपैटोजेजुनोस्टमी। उसके बाद स्टमक को जोड़ देना, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। अब हम यूजुअली करने लगे हैं पाइलोरस प्रिजर्विंग पेंक्रियाटोड्यूडिनोस्टमी। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है इस सर्जिकल प्रोसीजर की, विपल की। एक तो है स्किल्ड प्रोसीजर है कि इसमें हमें स्किल्ड सर्जन की ज़रूरत होती है। हैमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको नमूनिया हो सकता है, अनास्मोसिस लीकेज हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो सकती है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है पैलिएटिव ट्रीटमेंट, यानी जिसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमने सिर्फ और सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट करनी है। अब मैंने आपको बताया कि पेंक्रियाटिक कैंसर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस काज करता है, यानी कॉमन बाइल डक्ट को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो हम इसमें स्टंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टंट प्लेस कर दें ताकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ठीक हो जाए, या हम इसको बाईपास कर सकते हैं, सर्जिकल बाईपास। जो कॉमन बाइल डक्ट है उसको उठा के जेजुनम के साथ जोड़ दो, कोलिडोको जेजुनोस्टमी। ठीक हो गया। उसके बाद ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी करता है, इसको भी हम स्टंटिंग से ठीक कर सकते हैं, या गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर सकते हैं। नंबर 3, पेन को रिलीव करना है, NSAIDs और ओपिएट्स यूज़ कर सकते हैं, या सीलिएक जो प्लेक्सिस हमने जो है ना वो उसके न्यूरॉन्स को काट दिया था वो कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर सकते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और कीमोथेरेपी कर सकते हैं। ये इसकी ट्रीटमेंट थी पैलिएटिव। दैट वाज ऑल अबाउट पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा।